इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे जो है आपके बीच में अपनी बात रखने के लिए बुलाया। और मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट को बधाई भी देता हूँ इस बात के लिए कि मुझे भी यूनिवर्सिटी में काफ़ी समय हो गया और पूरी दुनिया में इस दौरान बड़े बड़े चेंज हुए। अभी ताज़ा तौर पे भी और काफ़ी समय से हो ही रहे हैं। मंदी भी होके गुजरी, तालिबान भी स्थापित हो चुके हैं, उससे पहले भी बड़ी बड़ी बातें हो चुकी हैं। किसान आंदोलन तो अभी जिस पे हम बात कर ही रहे हैं, सरकारें भी बदली हैं, लेकिन कोई ऐसी चर्चाएं विभागों में हुई हों उन सब चीज़ों के बारे में, ऐसा आपको मिलेगा नहीं। किताबों की बातें, सिलेबस की बातें, वो सब होती हैं। कुछ सरकारी प्रचार किस्म की भी चीज़ें होती हैं, हमेशा ही होती रही हैं, उनकी भी एक जगह होती है। लेकिन जो एक मुद्दा हमारे बीच में हो और जिसने सबको प्रभावित किया हो, जनता को, उससे जुड़े हुए लोगों को, और यूनिवर्सिटियों में चर्चा ना हो, उस पर एकेडमिक्स में चर्चा ना हो, तो ये इसीलिए हमारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं और उनका जो जुड़ाव है आम लोगों के साथ, उस पे प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है। तो मुझे खुशी हो रही है कि आप एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं जो भारत ही नहीं, पूरी मानव नस्ल के साथ जुड़ा हुआ है, पूरी दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है, किसान। और मुझे बुलाया है तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी भी हूँ, धन्यवादी भी हूँ। मैं कोई पहले ही बताऊँ कि किसान एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। और सिर्फ एक बात की शुरुआत करने के लिए, कल ही मेरी बात हुई डॉक्टर साहब से, कहने लगे कि चलो ठीक है, एक बात मैं शुरुआत कर देता हूँ। और ये बहुत लंबी कहानी है किसान आंदोलन की। जब से दुनिया बनी है, समस्याएं तो होती ही हैं। मैं दो कविताएं आपके सामने पढ़ देता हूं पहले। और ये जो पूरा किसान आंदोलन है, वो हमारे बुद्धिजीवी लेखक कैसे देखते हैं, वो आपके सामने होगा। एक पंजाबी की कविता है, सुरजीत पातर, आप जानते हैं, बहुत बड़े लेखक हैं पंजाबी के आज के दिन। उनकी कविता मेला। जहाँ तक नज़र जाती और जहाँ तक नहीं जाती है, इसमें लोक शामिल है, इसमें लोक और सुरलोक और त्रिलोक शामिल है। पूरे किसान आंदोलन को वहाँ विजिट करके उन्होंने एक कविता लिखी कि इसमें क्या क्या है। ये मेला है, इसमें धरती शामिल, पेड़, पानी, पवन शामिल हैं, जो पंचभूत जिसको हम कहते हैं, पांचों तत्व। इसमें हंसी, आंसू और हमारे गान शामिल हैं। और तुम्हें कुछ पता ही नहीं इसमें कौन शामिल है। इसमें पुरखों का दमकता इतिहास शामिल है, इसमें लोक मन का रचा मिथिहास शामिल है, इसमें धुन हमारी सब्र और आस शामिल है, इसमें शब्द, सुरती, धुन और अरदास शामिल है। और तुम्हें कुछ पता ही नहीं, इसमें वर्तमान अतीत संग भविष्य शामिल है। ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन और सिख शामिल हैं। बहुत कुछ दिख रहा और कितना अदृश्य शामिल है। ये मेला है, ये है एक लहर भी, संघर्ष भी, पर जश्न भी तो है। ये है एक लहर भी, संघर्ष भी, पर जश्न भी तो है। इसमें रोष हमारा, दर्द हमारा, टशन भी तो है। जो पूछेगा कभी इतिहास तुमसे, प्रश्न भी तो है। और तुम्हें कुछ पता ही नहीं इसमें कौन शामिल है। नहीं ये भीड़ कोई, ये तो रूहदारों की संगत है। नहीं ये भीड़ कोई, आप देख रहे हो कैसे किसान आंदोलन को देखा गया। नहीं ये भीड़ कोई, ये तो रूहदारों की संगत है, जिसमें आत्मा धड़कती है। जिसके पास आत्मा है, ये उनकी कट हुआ। ये गतिमान वाक्य का अर्थ है, गतिमान वाक्य का अर्थ है, शब्दों की पंगत है। क्योंकि सबसे बड़ी ताकत मानी गई है शब्द की सत्ता की, शब्द की ताकत की। शब्दों की पंगत है।
ये शोभा यात्रा से अलग ही है यात्रा कोई, गुरुओं की दीक्षा पर चल रहा है काफिला कोई। ये मैं को छोड़ हम लोग होता जा रहा कोई। ये मैं को छोड़ हम लोग होता जा रहा कोई। इसमें मुद्दतों से सीखे समझे सबक शामिल हैं। इसमें सूफियों फ़कीरों के 14 तबक शामिल हैं। तुम्हें एक बात सुनाता हूँ बहुत मासूम और मनमोहनी। हमें कहने लगी कल एक दिल्ली की बेटी सलोनी, तुम जब लौट जाओगे यहाँ रौनक नहीं होगी, यहाँ रौनक नहीं होगी। ट्रैफिक तो बहुत होगी मगर संगत नहीं होगी। ये लंगर छक रही और बांटती पंगत नहीं होगी। घरों को दौड़ते लोगों में यह रंगत नहीं होगी। फिर हम क्या करेंगे? तो हमारी आंखें नम हो गई। ये कैसा स्नेह नया है, ये मेला है। घरों को लौटो तुम राजी खुशी, है ये दुआ मेरी। आपने देखा ही है कि फूल बरसे थे। घरों को लौटो तुम राजी खुशी, है ये दुआ मेरी। तुम जीतो सच की ये बाजी, है ये दुआ मेरी। तुम लौटो तो धरती के लिए नई तकदीर होकर अब, नए एहसास ताज़ा सोच और तदबीर होकर अब, मोहब्बत सादगी अपनत्व की तासीर होकर अब, ये इच्छरा माँ और पुत्र पूरन के मिलने की बेला है, ये मेला है। जहाँ तक नज़र जाती है और जहाँ तक नहीं जाती, इसमें लोक शामिल है। इसमें लोक और सुरलोक और त्रिलोक शामिल है, जिसको तीनों लोक कहते हैं ना। ये मेला है। इसमें धरती शामिल, पेड़ पानी पवन शामिल है। इसमें हंसी आंसू और हमारे गाम शामिल हैं। और तुम्हें कुछ पता ही नहीं इसमें कौन शामिल है, ये मेला है। तो इस तरह से पंजाबी के एक बहुत बड़े कवि ने कैसे उसको देखा। और एक हरियाणवी की मैं आपको सुना देता हूँ। ये इसलिए हिंदी की कविताएं भी बहुत लिखी गई हैं इस दौरान, लेकिन हमारे लोक के लोग कैसे देखते हैं, ये 2 बानगी मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मंगत राम शास्त्री एक जींद में रहते हैं। लाठी देखी गोली देखी, समझ आ रही है हरियाणवी ना? किसान आंदोलन की पूरी जो वो है, लाठी देखी गोली देखी, विपदा ओली सोली देखी, सरिये कीलर कांडेदार तारा की गमरोड़ी देखी। वो तार लगे पक्षी फंस जाते। सरिये कीलर कांडेदार तारा की घमरोड़ी देखी, वाटर कैनन के पानी की ओटी झाल निरोड़ी देखी, आंसू गैस किसाना गेला करती आँख मिचोली देखी, आंसू गैस किसाना गेला करती आँख मिचोली देखी, गाबरियों की गेल पुलिस की संदक पड़दी कोड़ी देखी। मिल भी रहे थे पुलिस और जवान जो आपस में। लोहे के बैरिकेटा ने तोड़निया की टोली देखी, हिंदू मुस्लिम सिख निगाह की ईद बैसाखी होली देखी, बेअदबी के ना पे हत्या निर्दन दिन दौड़ी देखी, वीर मर्द बच्चे बूढ़िया की सड़कों पे गली खोली देखी, जो हट बनाई हुई थी खोली देखी, जल्दी छान उजड़दी झुग्गी बोड़ के बसदी पोड़ी देखी, फिर बस गई दोबारा। लंगर में प्रसाद बनांदी बैयर तोड़ी तोड़ी देखी, बॉर्डर पे हुए खेल तमाशे बुजुर्ग रेस टिठोली देखी। खेल भी हुए वहाँ पे, पूरा गांव बस गया था, आपको पता है। मतलब एक पूरी कल्चरल मूवमेंट है ये, मैं ये कह रहा हूँ जिस तरह से देख रहे हैं। गिद्दा पांदी लूर मचांदी, लूर एक नृत्य है, लूर जो ब्रज का जो नृत्य है। गिद्दा पांदी लूर मचांदी अल्लड़ घूम घरोड़ी देखी, छात्र और मजदूरां की भी नारे लांदी टोली देखी, देश विदेशा तय भी खुलती हमदर्दा की न्योली देखी। न्योली कहते हैं खजाना जो होता है ना, पॉकेट, बाहर से भी पैसा लोगों ने दिया। देश विदेशा तय भी खुलती हमदर्दा की न्योली देखी, टेलीविज़न पे कई बैतों खाली सीट जकोड़ी देखी। खाली सीट जकोड़ी देखी, आप तो समझ में, जैसे कहते हैं ना कि भाई लस्सी को बिलोना, निकलेगा कुछ नहीं। टेलीविज़न पे प्राइम टाइम आप देखते लग रहे हैं बस। इसको कहते हैं पानी में मदानी। मीडिया जो है कहता है टेलीविज़न पे कई बैतों खाली सीट जकोड़ी देखी, निकला कुछ नहीं, खाली सीट जकोड़ दी। जीप चढ़ा के मारन आले गुंडिया की भी टोली देखी,
यूपी में गुंडिया की गेलिया पुलिस हुई हमजोली देखी, आखिर दुनिया में हाकिम की बद पिटदी दिन दौड़ी देखी, सब तरिया के अड़छड़ कर दी होई हुकूमत बोली देखी, सब तरिया के अड़छड़ कर दी होई हुकूमत बोली देखी। बोले हो रहे हैं, बिल्कुल पागल हो रहे हैं कि वो करते हुए। झूठ फैलावन की कोशिश में सरकारी ठगटोली देखी, फिर एक दिन सच के ईंधन में झूठ की जल्दी ओढ़ी देखी, झूठ की जल्दी ओढ़ी देखी। माफ़ करो मजदूर किसानों सत्ता कर दी झोली देखी, माफ़ीनामा। माफ़ करो मजदूर किसानों सत्ता करती झोली देखी, झोली समझ रहे हैं, याचना करते हैं ना, माफ़ी दे दो। बद परहेजी में खड़तल के उस दिन हाथ गरोड़ी देखी। ये दो कविताएं मैंने आपके सामने पढ़ी। इन दो कविताओं से आप ये अनुमान लगाएंगे कि वहाँ पे इस किसान आंदोलन, जो इतना बड़ा आंदोलन और सब चीज़ें हुई उसके बारे में, तो ये खेती किसानी एक तरह से मानव सभ्यता का, मानव संस्कृति का, प्रकृति का, हमारे जीवन का, हमारे होने का एक कारण है। मतलब आप ये मान लीजिए कि हम जिंदा होते हैं अनाज से, और अनाज आता है किसान से, खेती से। तो जब हम किसान के बारे में बात करते हैं, उसकी समस्याएं, उसके आंदोलनों के बारे में बात करते हैं, तो हम एक तरह से जब से कहानी शुरू हुई तभी से बात करते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि यदि हम मध्यकाल की बात करें, पुराने को छोड़ दें, बहुत लंबी बात हो गई, मध्यकाल की भी सिर्फ एक बात आपको बताऊं। अभी हम गुरु नानक की बात कर रहे थे। गुरु नानक का नाम तो सब जानते हैं, बहुत उनके श्रद्धालु भी होंगे, बहुत ही पूजनीय व्यक्ति हैं। वो भी ना बाद में किसान ही बन गए थे, करतारपुर में खेती करते थे। और एक हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए तुलसीदास, उनका ना एक दो लाइन सुनाता हूँ आपको। उन्होंने क्या लिखा है, बड़ी ये इस तरह की चीज़ से बना हुआ आंदोलन है संजीव जी। वो कहते खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली। किसान के लिए खेती नहीं, भिखारी के लिए भीख नहीं, बनिक को बणिज ना, और चाकर को ना चाकरी, नौकर को नौकरी, सब क्योस है, अराजकता फैली, किसी कोई वो नहीं है। एक कहे एकिन सो कहाँ जाए का करे, एक दूसरे से पूछता है कहाँ जाएं क्या करें। इतनी हालत खराब है कि खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, बनिक को बणिज ना, चाकर को चाकरी, एक कहे एकन सो कहाँ जाए का करे, कहाँ जाएं क्या करें। ये जो सवाल है, जो तुलसीदास की एक कविता है कवितावली, उसमें से आई है कि उन्होंने जो अपने समय का, उस टाइम का वर्णन किया, और हमारे समय को यदि हम देखते हैं कि ये आंदोलन कहाँ जाए क्या करें, कहाँ जाएं, दिल्ली चलो है क्या करें, ये उसमें से निकला हुआ आंदोलन है। तो जब हम इसको देखते हैं कि मध्यकाल के और भी बहुत सारे आंदोलन हुए राजाओं के खिलाफ। सतनामी एक आंदोलन बहुत मशहूर है, हरियाणा से शुरू हुआ था, नारनौल। सतनामी एक आप जानते होंगे कि एक सेक्ट भी बना, फिर बाद में संप्रदाय भी बना, एक धार्मिक संप्रदाय, घासीराम, गुरु घासीदास जिसके गुरु हैं, और उनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी है मध्य प्रदेश में। फिर वो यहाँ से बहुत सारे जो उसके वो थे, औरंगज़ेब का टाइम था, और शासन सत्ता कोई भी हो वो तो इसी तरह से करती है, आप देख ही रहे हैं, तो उजड़ना पड़ा था यहाँ से। नारनौल ये इलाका है वो, और जो उस टाइम की शासन सत्ता थी, किसानों के साथ सीधा जो टक्कर है वो उसमें मिलती है। और यदि उसके बाद जो अंग्रेज़ों का हम शासन देखें, उस टाइम से देखें, तो आप सब यहाँ इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी या सब जागरूक लोग यहाँ पे मौजूद हैं। देखो, अंग्रेज़ों का शासन ना लूट का शासन था। दादा भाई नौरोजी हुए एक, आपने सुना ही होगा, उन्होंने ये कहा 1901 में लिखा कि इतना तो
महमूद गजनवी 18 बार आक्रमण किया था, 18 बार में लूट के नहीं ले गया इंडिया को, जितना अंग्रेज 1 साल में ही ले जाते हैं। ये दादा भाई नौरोजी का अपनी स्टडी का वो है कि कितना धन यहाँ से गया। और यदि आप उसी टाइम की एक बहुत महाराष्ट्र के विचारक हुए ज्योतिबा फुले, उनकी किताब है गुलामगिरी और किसान का कोड़ा, यदि आप उस टाइम पे क्या हुआ था और कैसे किसानों की दुर्दशा होती थी, उसको आप यदि जानना चाहते हैं तो ये उस टाइम का बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट है, गुलामगिरी और किसान का कोड़ा। ये 2 किताबें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक तरह से 1850 के बाद और 1900 के बीच का जो किसान है उस पूरे परिदृश्य को उद्घाटित करने वाली किताबें हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट किताबें हैं। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि यदि मैं एक आंकड़ा बताऊं आपके सामने कि जो 1764 में, सन 1764 में जो मालगुजारी जिसको बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं, भूमि लगान, वो जो वसूल किया गया था वो था 8,17,000 पौंड, और ये 1793 में 30 लाख पौंड हो गया। आप देख लीजिए कितना एकदम कितनी तेज़ी से बढ़ा। तो कहाँ से वो, इन्हीं लोगों से ही तो गया था। यदि आप परसेंटेज देखेंगे कि यदि ये थोड़ा बाद का आंकड़ा है कि 1895 में 61% था, तो 1921 में ये 73% के करीब था, ज़मीन पे जो पैदावार पे जो लगान था। और यदि आप देखेंगे कि क्योंकि हमारे आधुनिक भारत की अब की जो सारी बात है वो तभी से शुरू होती है जब से आधुनिक भारत शुरू होता है, अंग्रेज़ों का 1857 के बाद से शुरू होती है बात सारी, जब से आधुनिक भारत बनना शुरू हुआ। यदि हम देखें कि अंग्रेज़ों ने इतने साल तक शासन किया, उसका राज क्या था, इतना लुटा जैसे नौरोजी कह रहे हैं, वो कैसे लूटा? उसका एक ही है, भूमि का स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट लैंड सेटलमेंट। यदि आप इसको देखें क्या किया था उसके अंदर, देखो 2 ही चीज़ें थी। जो टैक्स है, जो ज़मीन का लगान है, वो आमदनी पे होगा, ऐसा होता था मुग़ल काल में। राजा टोडरमल की जो व्यवस्था थी, अकबर के जो नवरत्न थे, आमदनी पे होगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि जितनी आपकी ज़मीन में फसल पैदा होगी उस पे आपको टैक्स देना होगा, यानी कि आमदनी पे होगा। क्योंकि इंडिया में खेती जो है वो मौसम पे निर्भर करती है, कई बार नहीं भी होती। अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने इसको आमदनी पे नहीं, इसको ज़मीन पे लगाया। आपके खेत में कुछ हो ना हो, हमें इतना देना, जैसे ठेका आजकल होता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कितना पैदा हुआ कितना नहीं हुआ। ज़मीन पे लगाया क्यों? ताकि उनकी आय सुनिश्चित हो जाए कि इतनी ज़मीन पे इतना टैक्स है। और नकद कर दिया, कैश में देना होगा और एडवांस देना होगा। 3 चीज़ें हैं। आप इसको यदि आप समझेंगे तो, क्योंकि पूरा मॉडर्न इंडिया, यदि चाहे किसी भी साहित्यकार को पढ़ें आप, तो उसमें यही दर्द की कहानी है। चाहे मुंशी प्रेमचंद हो हिंदी के, चाहे फ़कीर मोहन सेनापति हों उड़िया के, किसी को भी आप उठाइए तो यही पीड़ा है सबसे बड़ी। उसकी जान कहाँ पे है? जो मैंने अपने अध्ययन से जो महसूस हुआ कि ये जो परमानेंट लैंड सेटलमेंट है, कि आमदनी की बजाय ज़मीन पे आप लगा दिए और एडवांस कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे महाजनी व्यवस्था फूली फली, क्योंकि पैसे का कारोबार शुरू हुआ, पैसा ब्याज पे मिलने लगा, पैसे की कीमत बढ़ गई। और कुड़की, ये वो सब आप देख सकते हैं, सब उसी के अवशेष हैं। यहाँ से हमारे किसान की बर्बादी शुरू हुई, भारतीय किसान की। जो कहते हैं ना कि कैसे वो रुई के जहाज़ नहीं थे जो जाते थे, वो एक तरह से सिल्वर था, मतलब जो जहाज़ भर के जाते थे। 2 ही काम करे अंग्रेज़ों ने, एक तो यहाँ से डॉक्यूमेंट लेकर के जाते थे
जहाज़ के जहाज़ भर के कागज़ों के आंकड़ों के, जो कि इंडियन में डाटा अब माइनिंग शुरू हुई है। हालांकि अभी सरकार तो कह देती है अभी हमारे पास डाटा नहीं है, चाहे किसानों के शहीद होने का हो, चाहे जनगणना का हो, या ऑक्सीजन की कमी से कितने मरे। हमारे तो सारे डाटा ले लेती है, लेकिन खैर चलो वो एक अलग स्टोरी है, उसकी हम बात करें। तो वो दो ही काम उन्होंने किए, रुई, किसानों की बर्बादी। और ये पूरे प्रेमचंद के लिटरेचर में भी यही चीज़ मिलती है कि किसान की बुरी हालत क्यों है, जब इतना पैदा होता है तो उसकी हालत ख़राब क्यों है, ये क्वेश्चन है। भाई कोई घाटे का तो कोई कारण ही नहीं है। एक दाना डालते हैं उससे 50 दाने पैदा होते हैं, फिर भी कर्जे में क्यों है? ये जो सवाल है कि वो कहाँ पे साइफन हो रहा है, ये छेद कहाँ पे है, लीकेज कहाँ पे है, किसान की कमाई की कहाँ चली जाती है ऑटोमेटिकली। ये सवाल जो है पूरे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान घूमता रहा, पूरे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान घूमता रहा। और प्रेमचंद ने भी यही बताया कि एक महाजन है, एक जमींदार है, एक ये ब्यूरोक्रेसी है, और एक ये धार्मिक पाखंड है कि हमारी 20% कमाई इसमें चली जाती है, दान दक्षिणा में एंड कंपनी में खाम खा हमारे साथ चीज़ें लगी हुई, और टैक्स में चली जाती है, और जमींदार का खुश करना पड़ता है कि दशहरा आ गया तब भी जा करके गिफ्ट देना पड़ता है, दिवाली आ गई तब भी गिफ्ट देना पड़ता है। तो ये 4 चीज़ों की वजह से किसान की हालत ख़राब है, और वो सारी की सारी चीज़ें बाकायदा सिस्टमेटिक तरीके से स्टेट की उसके साथ जुड़ी हुई संरचनागत बात है। ये ऐसे नहीं हो रहा कि किसानों के निकम्मेपन की वजह से उन्होंने फिजूल खर्ची कर दी होगी इसकी वजह से, ये पूरे उसके अंदर हमें दिखाई देता है। और इसीलिए यदि आप देखेंगे जो अंग्रेज़ों का शुरुआत की चीज़ है, यदि आप देखेंगे कि सबसे पहले अंग्रेज़ वहीं पे गए जैसे आज जा रहे हैं जहाँ पे खनिज पदार्थ थे, झारखंड, बिहार, पोर्ट्स, जहाँ आज कहाँ पे युद्ध छिड़ा हुआ है, कहाँ पे मारकाट किसके लिए मची हुई है, कौन सी लाइसेंसिंग चाहिए, जहाँ पे खनिज पदार्थ है। जब अंग्रेज आए थे तब भी यही व्यवस्था थी, तब भी यही था। इसीलिए विद्रोह सबसे पहले वही हुए आदिवासी इलाकों में। आप याद करो कि ये हुए छोटे छोटे विद्रोह, बिरसा मुंडा, बाद में सब ये मोपला, भील कोल का विद्रोह महाराष्ट्र, या मेव्स, जहाँ जहाँ आप कहीं पे भी आप देखेंगे। और उसी में के बाद फिर एक बड़ा विद्रोह हुआ 1857, आपको यदि ध्यान होगा। ऐसे कहते हैं कि 1857 में कौन थे लड़ने वाले, अंग्रेज़ों के फौजी थे, अंग्रेज़ों की सेना में ही तो थे इंडियन, लेकिन कहते हैं कि वो वर्दी में किसान थे असल में, क्योंकि वो तो किसानों के बच्चे थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के लिए सारे विश्व को जीता। वो बाहर जाती थी मिलिट्री दूसरे देशों में लड़ने के लिए, क्योंकि वो किसानों के बच्चे थे। उनको समझ में आ गई ये बात, सिर्फ गाय का और सूअर के कारतूस की बात नहीं थी कि हमें इन्होंने बेघर कर दिया, हमें डिस्प्लेस कर दिया अपनी जगह से, हमें रोटी के लिए मरना पड़ रहा है, कहीं कहीं जाना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे मौसम के अंदर लड़ना पड़ रहा है जो भारतीयों के लिए अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा अर्थव्यवस्था थी उस सब को उजाड़ करके शहरों से वापस लोग गांवों के अंदर गए, खेत में मजदूर बन गए, मजबूरी में फौज में भर्ती अंग्रेज़ों की। ये एक मेन रीज़न था। 20 लाख लोग मरे थे कहते हैं 1857 में। 1,35,000 की तो वो मिलिट्री ही थी, जिसमें से उन्होंने एक को भी नहीं छोड़ा। सिर्फ 10,000 लोग थे जो अंग्रेज़ों के साथ थे, बाकी सब बगावत पे थे। एक को भी नहीं छोड़ा, चुन चुन के मारा सबको। हमारी सारी कहानियाँ यदि आप 1857 की आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि भी ये क्या हुआ था, क्यों ऐसा हुआ था कि लोगों ने जो है जो उस टाइम के महाजन थे उनकी बहियाँ जला दी थी जो इस पे वो रखे हुए थे। क्या ऐसी बात थी? तो ये
जब हम किसान आंदोलन की बात करते हैं तो वहाँ से ये बात शुरू होती है। 1857 तो फेल हो गया था। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान फिर आप महात्मा गांधी को याद करिए, जब वो दक्षिण अफ्रीका से आए और चंपारण, वही चीज़ है कि खेती करेंगे, इसमें से ज़मीन में से जितनी आपके पास ज़मीन है उसका इतना हिस्सा आपको नील की खेती करनी होगी। कपड़ों में जो डालते हैं नील, कलर के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी, और बिना रंग के आप समझ सकते हैं कपड़ों का क्या होता है। आज भी सबसे पहले रंग ही देखते हैं, पूछते हैं छोड़ेगा तो नहीं। नील जो है वो कलर है, और उसको बनाते हुए लोगों के पैर गल जाते थे, पानी में बनता, सन जैसे होता है। किसी ने पढ़ा हो, फणीश्वरनाथ रेणु का एक उपन्यास है मैला आंचल, इकोनॉमिक्स के सारे स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए। मैला आंचल ये सबसे इम्पोर्टेंट उपन्यास है यदि आप जानना चाहते हैं कि भारत का ग्रामीण विकास कैसे हुआ। भारत के ग्रामीण विकास को यदि आप देखना चाहते हैं तो उस मैला आंचल में जिक्र आता है इस बात का कि कैसे वो और गांधी जी गए, जो हुआ था। मैं उनकी हिस्ट्री नहीं बता रहा, मैं सिर्फ संकेत कर रहा हूँ आपको। चंपारण, अचानक जर्मनी में पता चल गया कि कलर केमिकल से कैसे बनाया जा सकता है, और वो नील की खेती की ज़रूरत नहीं रही। तो ऐसे तो होता ही है, टेक्नोलॉजी आने लगती है तो चीज़ें अपना रूप धारण करने लगती हैं, छोड़ दी जाती हैं। तो इस तरीके से गांधी के आंदोलन हों या दूसरे और लोगों के आंदोलन हों, उस सब में से किसानों का एक आंदोलन निकला। उन्होंने अपनी यूनियन बनाई। सहजानंद सरस्वती एक बहुत बड़े लीडर हुए किसानों के। सहजानंद सरस्वती, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य नरेंद्र देव, ये बड़े बड़े नाम हैं फ्रीडम स्ट्रगल के, बड़े बड़े नाम हैं ये। एनजी रंगा, कि जिन्होंने उस आंदोलन को, किसानों की चीज़ देखते हुए उनकी बुरी हालत को, लेकिन जैसे आप कह रहे थे कि सिचुएशन क्या है, आखिर आज़ादी से पहले के किसान आंदोलन का मुद्दा क्या था, जो बाद में प्रॉमिस किया गया था आज़ादी मिलने के साथ ही, भूमि सुधार। क्योंकि जमींदारों का और इन सब का, रजवाड़ों के पास ज़मीनें थी कि ज़मीन उसकी होगी जो बोएगा, और इससे ज़्यादा ज़मीन किसी की हो नहीं सकती। आज ये मुद्दा नहीं बचा हुआ, आज ये किसान आंदोलन का इशू नहीं है। लेकिन आज़ादी से पहले का जो किसान आंदोलन है उसका सबसे मुख्य मुद्दा था, और उसने किस तरह से इंडियन पॉलिटिक्स को प्रभावित किया, कैसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। मुस्लिम लीग आप जानते हो हमारे इलाके की पार्टी है, पंजाब मुस्लिम लीग जमींदारों की पार्टी थी, और ज्यों ही कांग्रेस ने भूमि सुधार का मुद्दा, एक किदवई होते थे एक बहुत बड़े लीडर यूपी के कांग्रेस के, जब उसको बहुत ही मुख्य रूप से मुद्दा उठाया तो सारे जो लॉर्ड मुस्लिम थे मुस्लिम लीग में जुड़ गए। और मुस्लिम लीग के अंदर भी जो इकबाल जैसे बड़े बड़े शायर थे वो बाहर निकल गए छोड़ के, क्योंकि जो इंटरेस्ट है, तो कैसे उस भूमि सुधार के मुद्दे ने लोगों की जो वर्गीय स्थितियां हैं, जो पार्टियों का जो क्लास कैरेक्टर है, उसको हम देख सकते हैं उस चीज़ के साथ। और उसके साथ ही जब आज़ादी मिली, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना का कितना बड़ा आंदोलन हुआ किसानों का। कितने गांवों के अंदर किसानों ने अपने ही कब्जे कर लिए, जो ज़मीन जोतने वाले की है, बोने वाले की है। या बंगाल का जो आंदोलन है, तेभागा आंदोलन, तो ये किसानों के आंदोलनों की एक श्रृंखला है। वो हमेशा ही, ये यदि हम आज के किसान आंदोलन की बात करते हैं और इस हिस्ट्री को भूल जाते हैं, किसान इतने कॉन्फिडेंट क्यों थे शुरू से ही कि हम जीत के ही जाएंगे। आपने सबने उन किसानों की तस्वीरें देखी होंगी, उनके चेहरों पे आपने देखा होगा, किसी के चेहरे पे भी कोई मायूसी कभी नज़र नहीं आई होगी। उसका रीज़न क्या है भाई? किसान के थैले में रोटी है क्या? वो ऐसी परिस्थितियों को, जो
गर्मी, सर्दी, बरसात, कीचड़, इन सब में वो तो उनका नेचुरल जीवन है। कोई किसान मूवमेंट फेल नहीं हुआ, वो शुरू से ही कॉन्फिडेंट थे। तो ये जो पूरी हिस्ट्री है, ये जो पूरा शहादतों का, बलिदानों का, खैर मैं अपने आप को किसान उसके साथ ही रखना चाहता हूँ, वर्तमान किसान के साथ। तो एक पूरी हिस्ट्री है ये। यदि आप इस टाइम पे जो किसान आंदोलन है, थोड़ा सा उस पे यदि हम बात करते हैं एक बार, जो इसका क्रक्स है, उससे पहले आपको याद होगा, शायद 2016 की बात है, दिल्ली में तमिलनाडु से कुछ किसान आए थे और उन्होंने धरना दिया था, हड्डियाँ, स्कल्स लेकर के आए थे अपने साथ। वो किसके स्कल थे? वो किसकी खोपड़ियाँ थी? वो उन किसानों की खोपड़ियाँ थी जिन्होंने आत्महत्याएं की कर्जे की वजह से, कि वो कर्जा नहीं दे पाए, उतार पाए। और पूरे दशक तक ये किसानों की आत्महत्याओं का मुद्दा, जो अपराध जगत के जो आंकड़े होते हैं, आत्महत्याएं किस ओर, चाहे उसके आंकड़े हों, एक जैसे हरियाणा में भ्रूण हत्या छाई रही डिस्कशन में, पूरे 1-2 दशक तक किसानों की आत्महत्याओं का दौर आप याद करो। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, कहाँ कहाँ हो रही थी ये। यदि आप उस चीज़ को याद करें, कौन सी फसलों वाले किसान थे जो आत्महत्याएं कर रहे थे? यदि आप इसको देखोगे तो इस बात से, ये तमिलनाडु के जो किसान हैं, तमिलनाडु से आकर के दिल्ली के अंदर धरना दिया, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, किसी ने बात, उन्होंने गंदगी तक खाई कि शायद किसी को, उन्हें चूहे खाए किस दिल्ली की राजधानी की सड़कों पर, कि हमारी हालत देखो। वो एक मानवीय सत्याग्रह की तरह से अपनी दुर्दशा बता करके, याचक की तरह से वहाँ पे प्रोटेस्ट तो कर रहे थे। लेकिन ये जो वर्तमान किसान आंदोलन था, ये वैसा नहीं था। यदि आप उसकी झलकियाँ देखेंगे तो ये वहाँ से शुरू होता है आंदोलन, तमिलनाडु के किसानों से। वो एक चिंगारी थी, वो एक बदलाव था कि आत्महत्याएं करने से कुछ नहीं होगा, आप कर्जे में डूबते जाइए, आत्महत्याएं करते जाइए। भाई, आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है। ये मैसेज जो है धीरे धीरे किसान उसके अंदर आ रहा था। और 2017, जून 2017, एक बहुत बड़ी घटना घटी मध्य प्रदेश, मंदसौर, आपको ध्यान होगा, 6 किसान मारे गए थे, गोली चली थी। वो एक ट्रिगर पॉइंट था। और वहाँ से जो पूरे देश के जो किसान नेता, किसान लीडर, किसानों के हमदर्द, कि यार मर रहे हैं, सरकारों की तरफ से भी गोलियां ही मिल रही हैं, मांगने हम कुछ जाते हैं, मिलता क्या है। ये वहाँ से ये किसान आंदोलन की शुरुआत हुई और लोग जो है इकट्ठे होना शुरू हुए। उसके बाद यहीं से शुरू होता है। और 2 डिमांड वहाँ पे निकल के आई कि फसलों का उचित मूल्य मिलना चाहिए और कर्जे से मुक्ति होनी चाहिए। 2 डिमांड हमारी हैं किसानों की। 3 बिल नहीं थे, बिल तो बने ही नहीं थे, बिल तो कहीं और ही बन रहे होंगे, तब भारत में नहीं आए थे, पार्लियामेंट से पास नहीं हुए थे। तो ये मंदसौर के किसानों की उससे ये चीज़ एकदम मतलब हमारे सामने आ गई। और फिर उसके बाद जो किसानों का व्यापक वो बनने लगा कि तमिलनाडु के किसान जा रहे हैं, सब जगह मर रहे हैं, बुरी हालत हो रही है। तो ये राष्ट्रीय स्तर पे किसान संघर्ष समितियाँ, धीरे धीरे आप समझ सकते हैं कि भारत एक इतना बड़ा देश है और किसान जिसमें हज़ारों यूनियन हैं अपने अपने इलाके की, फसलों के हिसाब से वगैरह वगैरह, कितनी तरह की फसलें हैं, कोई मछली के किसान है, कोई मुर्गी के किसान है, कोई किसी तरह के किसान है, कोई अनाजों के किसान है, कोई बागों के किसान है। आप देख सकते हैं कितनी तरह के किसान हैं, पशुओं के किसान हैं, धनगर और कुनबी जिसको कहते हैं। तो वो इकट्ठे होने शुरू कि क्या क्या किया जाए, कहाँ जाए, क्या करे। ये सवाल एक दूसरे से पूछने लगे। और आप समझ सकते हैं कि जब डिस्कशन होती है, संवाद होता है,
जब एक जैसे अपनी समस्याओं से ग्रस्त एक जैसे लोग मिलते हैं तो तभी कुछ निकलता है। तो उसी में से ये एक किसान आंदोलन की एक ऐसी बात बन के आई जिसने इस किसान आंदोलन को रूप दिया। लेकिन इसमें पंजाब की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हुई, क्योंकि पंजाब को यदि आप पंजाब की आप हिस्ट्री देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आएगा दिमाग में कि ये आंदोलन बिहार में क्यों नहीं हुआ, कि ये आंदोलन कहीं और से क्यों नहीं शुरू हुआ, पंजाब से ही क्यों शुरू हुआ। यदि इसकी हम तह में जाना चाहते हैं तो पंजाब की अपने आप में एक हिस्ट्री है, गुरुओं की, शहीदों की, और मैं तो कहूँगा प्रेमियों की भी, कि लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल, ये भी शहादत के किस्से हैं। मरना ही पड़ता है आखिर में तो नहीं तो ये जो चीज़ है कि जो पंजाब से शुरू हुआ, कि जो पंजाब के 32 संगठन हैं धीरे धीरे जुड़े होंगे एक दूसरे के अंदर, ऐसे विश्वास तो नहीं बना होगा, पर 1 साल तक आपस में बातें करते रहे और 2-3 महीने 4 महीने तक पंजाब के अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर रैलियाँ, यदि हमें तो क्योंकि दिल्ली वाला दिख रहा है, लेकिन जो उससे पहले का जो पंजाब का अपना एक आंदोलन है वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। उसी ने असल में इस जो पंजाब के नेताओं को इकट्ठा किया, विश्वास पैदा किया, क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने जो पंजाब की पॉलिटिकल क्लास थी उसका निकलना बंद कर दिया। हरियाणा में देखा ना आप कि इतनी आंदोलन इस तरह से लोगों में हो गया कि मुख्यमंत्री का जहाज भी नहीं उतर रहा है, इससे ज़्यादा क्या बात होगी। ये चीज़ पंजाब में हो चुकी थी पहले। जो उस टाइम पे केंद्र में एमपी थे, मतलब अकाली दल की लीडर थी, वो इस्तीफा भी दे चुकी थी इसीलिए कि भाई क्योंकि उनके घरों को घेरना शुरू कर दिया। ट्रैक्टर रैलियां पंजाब के अंदर निकली हैं, ये वही मॉडल है जो दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर रैली निकलेगी। इतनी बड़ी संख्या के अंदर ट्रैक्टर निकले हैं बाहर, कि इस तरीके से जब पंजाब के अंदर ये, और पंजाब आप समझ सकते हैं कि जो प्रभाव की बात है, सबक की बात है, उड़ता पंजाब है, ये उसमें हो रहा था सारा कुछ। तो ये पंजाब के इन लोगों ने, आंदोलनकारियों ने, नेताओं ने एक ज़मीन बनाई। और पहले से पंजाब का यदि आप देखेंगे, हरियाणा पंजाब आज़ादी के बाद के जो लैंड एक्ट, उसके खिलाफ भी पंजाब की विधानसभाओं को पंजाब के किसानों ने कितने लंबे लंबे पड़ाव चलाए हैं चंडीगढ़ में। यदि हम उसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो एक चीज़ है पंजाब के अंदर। तो इस वजह से पंजाब से ये शुरुआत हुई। और आप जानते ही हैं कि भी क्या क्या नहीं हुआ, जो इस कविता में थे, गंदे पानी का छिड़काव हो उनके ऊपर, चाहे सड़कों पे गड्ढे। पहली बार आपने देखे होंगे कि सरकार अपनी सड़कें खुद ही खोद रही है। मतलब ऐसा नज़ारा तो कभी भी नहीं देखा होगा कि ऐसे भी होता है। मतलब कोई सरकार अपनी सड़कें क्यों खोद रही है भाई, अपने रास्ते खुद क्यों जाम कर रही है। तो ये चीज़ें आपने देखी, चाहे किले हों, दीवारें हों, तारे हों, या फिर आंदोलन में जो आंदोलनजीवी, परजीवी, आतंकवादी, नक्सलवादी, माओवादी, जितने भी तरह के वादी हो सकते हैं, वो इस तरह से बोल करके आंदोलन के बारे में वो सब बातें आप सबको जानकारी है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। कि इन सब की उसमें ये जो 3 कानून जो इसकी जड़ में थे, इन कानूनों से इस पूरे, अब आप देखिए, मतलब कानून भी आपको जानकारी में होंगे कौन से थे, क्या थे, उस पर भी हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सब लोग इसमें बहुत पिछले साल सेमिनार किया था सर इसमें, और वैसे भी किसी भी किसान लीडर की वीडियो सुन लो, मतलब सब जागरूक थे वहाँ पे। तो ये इन कानूनों ने इस तरह से माहौल बनाया था। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, देखिए ये जो आंदोलन है ये ऐसी डिमांड के लिए नहीं है कि भी हमारा फीस घटा दो, नहीं, ये एक नीतिगत बात के खिलाफ आंदोलन है। एक नीतिगत जो चीज़ है, एक नीति जो बन रही है, उसके खिलाफ आंदोलन था, मैं इसको जिस तरह से देखता हूँ। और वो नीति क्या थी, और ये नीति की अपनी एक हिस्ट्री है। 1991
उसके बाद से, कि जो मनमोहन सिंह होते थे वित्त मंत्री, उन्होंने जो बजट पेश किया था, नई आर्थिक नीतियाँ, वो चल रही हैं अभी, उसी का एक फेज है कि अब खेती में भी आएंगी वो। तो ये वहाँ से बात शुरू होती है कि खेती में इनका क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ने वाला था इन कानूनों का, कि जो खेती में सार्वजनिक निवेश होगा वो बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कि सरकार अब खेती में निवेश नहीं करेगी, कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और जो अब क्या होगा फिर उसमें, जो एमएसपी पे खरीद और जो प्राइवेट सेक्टर है उसके हवाले इसको छोड़ दिया जाएगा। यदि सरकार इसमें निवेश नहीं करेगी, क्योंकि यदि वो खरीदेगी नहीं तो फिर क्या होगा, उसको पूरी तरीके से उस पर छोड़ दिया गया। ऐसा किसानों का डर था कि इसलिए जिस तरह से दूसरे चीज़ों में हुआ, हमारी एजुकेशन सेक्टर है कि जहाँ ये नीतियाँ गई वहाँ जो सरकारी खर्च है, सरकारी चीज़ें हैं, अनुदान है, वो कम होता चला गया, और वो किस तरीके से लोगों की यूज से बाहर होता चला गया, उसमें काम करने वाले लोगों की हालत कितनी ख़राब है, हम सब लोग उससे वाकिफ़ हैं, उस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो एक तो मतलब ये इसका अंदेशा था इन कानूनों का। एक क्या था कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो पीडीएस है, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यदि सरकार खरीदेगी नहीं तो वो देगी कहाँ से। तो एक ये भी एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि और ये पहले से ही टारगेट पे है इन नीतियों के, नई आर्थिक नीतियों के पहले से ही, कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किस तरह से कम किया जाए। उसकी बहुत सारी स्कीमें तरह तरह, क्योंकि हमारा देश गरीब है, उसको पूरी तरह से वापस नहीं ले सकते, पर ये अंदेशा था इस बात से कि इससे ये गड़बड़ होगी। और तीसरी जो बात थी कि खेती का जो पूरा स्वरूप है वो बदल जाएगा, वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट खेती जिसको कहते हैं हम, कारपोरेट के हाथ में जाएगी, और हमारी खेती की चॉइस नहीं रहेगी, फ्रीडम जिसको कहते हैं काम में। क्योंकि एक ये भी पैमाना होता है बंदे के विकास का या उसका, कि उसको कितनी आज़ादी है, कितनी छूट है, फ्रीडम कितनी है। हम वही करेंगे जैसे अंग्रेज़ कहते थे कि इतने में आपको नील की खेती उगानी है। हम अपनी शर्तों पे अपने अनुसार खेती नहीं कर सकते, पैटर्न ही बदल जाएगा पूरा का पूरा। और ये एक्सपेरिमेंट पहले भी बहुत हुए हैं वैसे इस इलाके में। किसानों ने सोयाबीन भी लगाई, सूरजमुखी भी लगाई, और भी बहुत सारी, स्ट्रॉबेरी भी लगाई, पेप्सी लहर का फूल भी लगाए, बहुत कुछ करा, लेकिन मार्केट ही नहीं होती तो सब पिट जाता है, और फिर आप वापस आकर के उसी फसल पे वापस आना पड़ जाता है। ये उनका एक एक्सपीरियंस था कि भाई इससे हमारा जो है वो नहीं होने वाला, जो ये चीज़ आ रही है। तीसरी जो चौथी जो सबसे इसमें बात होनी थी कि जो अनाज मार्केट है वो कारपोरेट के हाथ में चली जाती है पूरी की पूरी। और अनाज तो आप समझ सकते हो कि भाई यदि जमाखोरी उसकी बढ़ जाए, जमा कर ले, आप देख लीजिए दालों के रेट, तेल के रेट, और भी बहुत सारी चीज़ों के रेट, मतलब जो कहाँ से, यदि अनाज मार्केट तो जीने का सबसे वो है। आप अंग्रेज़ों के टाइम की सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अमर्त्य सेन की जिस पे स्टडी, अकाल, कितने अकाल पड़े अंग्रेजी शासन के दौरान, कितने लोगों की मृत्यु हुई, क्या वो रियल में अकाल थे या कृत्रिम अकाल थे? कि कृत्रिम अकाल है, अनाज है लेकिन लोग भूखे मर रहे हैं। क्यों भूखे मर रहे हैं? क्योंकि उनकी क्रय शक्ति नहीं है, वो खरीद नहीं सकते। अनाज तो है, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे, आप अभी मीडिया में आना खबर शुरू हो जाएंगी डॉक्टर साहब, कितने लोग सर्दी से मरे। मेरे को तो लग सकती, क्योंकि ये डाल रहे हो, ये कोर ले लूँगा, नहीं क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। सर्दी से कोई मरता है? आप ये कहो कि वो उसके पेट में अनाज नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे इसलिए मरा, रहने के लिए छत नहीं थी इसलिए मरा, लेकिन ये कहते ही हमारा सिस्टम फेल हो जाता है। इतना विकास और आदमी भूखा मर जाए,
ये कैसे हो सकता है? इसलिए सर्दी का नाम लगाओ, क्यों? आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते उसका। समस्या को इतनी दूर ले जाओ कि उसके जिम्मे लगा दो सर्दी के। सर्दी का बताओ क्या करोगे? एक ऐसा शत्रु क्रिएट कर दीजिए तो आप जो असली कारण है उससे भूल ही जाओगे। तो ये जो चीज़ है कि किस तरीके से कि जो जमाखोरी और ये सब चीज़ें इसमें वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो कि अंग्रेज़ों के दौरान, अंग्रेजी शासन के दौरान कितने अकाल पड़े, कितने लोग मरे, क्यों ऐसा हुआ? तो ये एक आशंका इनके उसमें भी थी। यदि हम कहते हैं कि भाई इसके क्या सबक हुए या क्या प्रभाव पड़े मोटे तौर पे, अब आप देख लेना ये प्रभाव है, सबक है। मैं तो अपने तरीके से देख रहा हूँ, कोई बात होगी तो हम बात बाद में कर लेंगे। वो कहते हैं ना कि दुष्यंत का एक शेर है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता है, कि नहीं? कोई पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, नहीं? तबीयत से कोई पत्थर तो उछालो। ये इम्पैक्ट है इसका कि तबीयत से एक पत्थर उछाला और देख लो नतीजा, फूल बरसे, कहाँ गंदा पानी बरस रहा था। ये जो यात्रा है, ये फर्क है। एक शब्द बहुत आजकल चलते हैं, एब्रीवेशन बहुत चलने लगी ना अब, टीना। टीना शब्द है ना, देयर इज नो अल्टरनेटिव। यार यदि अल्टरनेटिव ही खत्म हो गए तो बंदा ही खत्म हो गया। डार्विन है ना, डार्विन ने ये कहा कि जो लर्निंग है ना वो हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसको वो कहता है। एक्चुअली लर्निंग हमारा उसका पार्ट है, उसके साथ जोड़ा है, हमारे सर्वाइवल के साथ जोड़ा लर्निंग को। लर्निंग मतलब अल्टरनेटिव्स की तलाश। और लर्निंग क्या चीज़ है कि हम जो है कि देयर इज नो अल्टरनेटिव, ये जो छाया हुआ था, और यदि कोई अल्टरनेटिव ना हो, हम गुलाम हो गए हैं परिस्थितियों के, स्थितियों के, हम कुछ कर ही नहीं सकते, लाचार हैं। तो इससे ज़्यादा आदमी के सामने क्या असहाय और क्या दीनता क्या हो सकती है? ये माहौल टूट गया। देयर इज नो अल्टरनेटिव। अब ये कहने वाला नहीं है कोई, देयर इज नो अल्टरनेटिव। ये छाया हुआ था, इसीलिए लोग आत्महत्या कर रहे थे। इस आंदोलन ने उन निराश लोगों को रास्ता दिखाया है कि अल्टरनेटिव है। किसमें अल्टरनेटिव है? मानव जाति हमेशा ही इस अल्टरनेटिव का इस्तेमाल करती रही है, स्ट्रगल का, संघर्ष का, एकजुटता का। ये इस आंदोलन ने रास्ता दिखाया है कि जो उड़ता पंजाब था ना, वो ना लड़ता पंजाब हो गया। इसमें रास्ता है कि जो नशे में, इसमें पलायनवादिता से बात नहीं बनेगी भाई, आत्महत्याओं से बात नहीं बनेगी। ये इस आंदोलन का प्रभाव है कि जीवन में भरोसा पैदा करता है ये आंदोलन। यदि आप कुछ करोगे तो कुछ मिलेगा। पुरानी कहावत थी, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती, है ना? और ये तो माँ भी नहीं लग दे। क्या ये जो चीज़ है, ये बेचारगी है, जो लाचारी है मनुष्य के सामने, असहायपन है, एक बहुत बड़ी बात होती है ये। यदि हम कभी ऐसी स्थिति में हुए हों जब अपने आप को लाचार महसूस करते हों, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इससे बड़ी कोई अभिशाप नहीं आदमी के सामने। जब आदमी लाचार हो जाए, चारा ना चले कुछ भी, जब ये सोचने लगे कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, ये इस सिचुएशन से बाहर निकाला है इस आंदोलन ने कि हो सकता है, पॉसिबल है। दूसरी जो मैं चीज़ महसूस करता हूँ इसके अंदर कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, ये उसका सेलिब्रेशन है एक तरीके से। ये आंदोलन, ये उसका उत्सव है लोकतंत्र का। देखो, यदि मैं इसको एक ना उसमें बोलूं कि मन की बात या धन की बात नहीं, अब जन की बात चलेगी कि ना तो धनी की
और ना किसी के मन की, बल्कि जन की बात चलेगी। लोकतंत्र इसी का नाम है। यदि आप इन कानूनों के बनने की प्रक्रियाओं को देखो, कोरोना लगा हुआ है, अध्यादेश आ रहे हैं, कैसे क्या हो रहा, डेमोक्रेसी पे प्रश्न चिन्ह है। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने इसके पास चिंता जाहिर की, अभी पीछे किस उसमें बोल रहे थे कि लोकतांत्रिक वो है, लेकिन वो कह ये रहे थे कि इनसे जो पारिवारिक पार्टियां, उनसे खतरा है। अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग खतरा है लोकतंत्र को, लेकिन लोकतंत्र को खतरा है। कौन कैसे कहाँ से खतरा मानता है वो एक अलग बात है, लेकिन लोकतंत्र की बहाली जिसको हम कहते हैं कि लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है संवाद, उपेक्षा, दमन या लोगों में तोड़फोड़ करके विभाजन से बात नहीं बनेगी। आपको संवाद करना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि अभी बैठे रहो, आप पे थक जाएंगे, मर जाएंगे ना। यदि लोकतंत्र में कोई भी पीड़ित पक्ष कोई भी अपनी बात कहना चाहता है तो सरकारों की जवाबदेही है कि उसकी बात सुने। लोकतंत्र का ये मतलब है कि हम कुछ कहना चाह रहे हैं तो ये इस चीज़ के लिए मजबूर किया है कि नहीं, यदि हमें रियल में लोकतंत्र को स्थापित करना है तो बात सुननी पड़ेगी। उपेक्षा से बात ही नहीं करनी, मरण दो, या दमन से या तोड़फोड़ करके, टूट फूट करके, ये कारगर, ये पैंतरे काम नहीं आने वाले। ये इस किसान आंदोलन ने, और ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप देखो, लोकतंत्र पे बात है, कश्मीर में क्या हुआ। मैं 370 की बात नहीं कर रहा भाई, जिस देश राज्य के बारे में हो रहा है उसके जो चुने हुए एमपी हैं वो कैद में पड़े हैं, उनकी सुन ही नहीं रहे। एक राज्य का दर्जा छीन लेंगे आप बिना उनसे पूछे। हरियाणा को आज बना दो आप, कौन सी बोलते हैं ये, यूटी, यूनियन टेरिटरी। हम अपने शासक नहीं चुन सकते, किस बात का लोकतंत्र? पूछो तो सही कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं, लोकतांत्रिक संस्थाएं, हम मुद्दों से सहमति असहमति की जगह है लोकतंत्र में, लेकिन बात ही ना सुनी जाए, ये तो लोकतंत्र नहीं होता। तो दूसरी मुझे ये लगता है कि ये इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट बात है, सरकारों के लिए भी और लोगों के लिए भी। और इसी लोकतंत्र में चाहे कितने आप देख तो रहे हैं कि चाहे श्रम कानून हो, चाहे नागरिकता के कानून हो, या चाहे दूसरे भी कानून बन रहे हैं, उसके अंदर कितनी डिबेट्स हैं। जो स्टेक होल्डर हैं, जो जिनका उस पर प्रभाव पड़ेगा, उनकी कितनी भागीदारी है उनके अंदर। यदि हमारे कानूनों में, नियमों के बनाने में भागीदारी नहीं है तो किस बात का लोकतंत्र है? यदि कोई डॉक्यूमेंट सार्वजनिक नहीं किया जाता है पहले से कि इस पे चर्चा करो, किस बात का लोकतंत्र है? तो इस किसान आंदोलन ने इस बात को बताया है कि लोकतंत्र भारत की असली आत्मा है। ये देश, जो देश के लोगों की मंशाओं को शामिल करना जरूरी होगा। कल कोई तानाशाह आ सकता है, कल कोई कुछ भी हो सकता है, कल का क्या पता, लेकिन ये बात आने वालों को भी सबको पता है कि ये यहाँ संभव नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट बात मुझे लगती है कि जो अधिकार चेतना, जो जागरूकता है, या ऐसे कह लो कि भी ये पब्लिक है, सब जानती है, क्या अंदर क्या है बाहर क्या है सब पहचानती है। इसी आंदोलन में कमाल की चीज़ मेरे को ये दिखाई, कभी नहीं इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि ये कहे कि ये सरकार अंबानी अदानी की सरकार है। कमाल हो गया यार, मतलब लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं, मतलब उनकी बात सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि लोग कहाँ तक सोच रहे हैं। ये जो जागरूकता है, और कौन सोच रहे हैं? अभी तक तो हम किसानों को अनपढ़, गंवार, और उन पे आरोप ही लगते रहे कि यार तुम सोशल मीडिया कैसे चला सकते हो, क्या ये किसान तो नहीं हो सकते जो हमारी प्रोफेशनल आईटीज को कोने में लगा दें, उसको, ये किसान नहीं हो सकते। कि जो हमारी किसानों के बारे में जो परसेप्शन है, जो धारणाएं हैं, यानी कि नागरिक के बारे में जो हमारी धारणा है कि एक नागरिक कैसा होगा,
जिसको कुछ पता ना हो, बुद्धू सा हो। ये कि ये जो नागरिक जागरूकता है, जो उनकी समझदारी है, जो उनका नागरिक अधिकारों का जो बोध है हमारी साधारण जनता का, ये उद्घाटित हुआ है कि ठीक है कि हमारे नागरिक इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, इतने अकाउंटेबल हैं कि वो ऐसे ही सड़क जाम नहीं करते। उनको पता है, वो ऐसे किसी के बहकावे में नहीं आने वाले। ये इस किसान आंदोलन ने, और मैंने देखा, सब नहीं देखा, आप किसी के आगे भी कोई माइक रख रहा है, वही बता रहा है कि हम क्यों बैठे हैं जी। कोई ये नहीं कह रहा पता नहीं जी मेरे को तो फलाना ले आया था या मैं तो किराया पर आ गया था पूरा डोल बजाना, ये नहीं कह रहे थे। वो अपनी कमिटमेंट के साथ, और वो जवाब दे रहे हैं। हर एक बंदा कोई उसके आगे कर रहा है माइक, तो वो तीसरा आदमी आ गया, कहते चल मैं बताता हूँ। ये जो चीज़ है, ये एक हमारी जनता के लेवल की जो जागरूकता है, और ऐसे आंदोलनों से ये कई गुना बढ़ जाती है। देखिए, दो आंदोलनों का मैं एग्जाम्पल करता हूँ। एक तो शाहीन बाग का आंदोलन हुआ था, आपको ध्यान होगा, इससे पिछले साल। उसमें ना महिलाएं बैठी थी और इसमें किसान बैठे हुए थे, और वो महिलाएं मुस्लिम महिलाएं थी, और वो सबसे पिछड़ा तबका है इंडिया का। ये बात मैं अपने विचार से कह रहा हूँ। जब सबसे पिछला आदमी आकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ता है तो हमारा समाज कई गुना आगे निकल जाता है। जब सड़क के ऊपर जब वो महिलाएं वहाँ बैठी हैं और वापस वो अपने घरों में गई हैं, ये किसान वापस गए हैं, तो ये वो नहीं है जैसे आए थे। इनका रूपांतरण हो चुका है, इनका जो एक्सपोजर हुआ है, ये अब अपने पारिवारिक जीवन में, घरेलू जीवन में, अपने सामान्य जीवन में वो चेतना उनसे कोई वापस नहीं ले सकता। कहते हैं ना कि भी सब कुछ चुरा सकते हो, विद्या नहीं चुरा सकते। पुरानी कहावत है, संस्कृत का पुराना श्लोक है। ये जो चेतना है, यदि एक बार आपका लेवल आगे बढ़ गया, आपको पीछे निकल। एक वो फिलोसफर ने कुछ ऐसा भी तो कहा है कि एक ही नदी में हम दो बार पैर नहीं रख सकते। हाँ, पानी बह जाता है ना, मतलब वो पानी नहीं आएगा, स्ट्रक्चर तो बचा रहेगा नदी का लेकिन पानी वो क्योंकि बह गया है, तो वो जो चेतना है वो वापस नहीं हो सकती। तो इस किसान आंदोलन ने, जो कि भारत के लोगों को एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि वो अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने परिवेश के प्रति जागरूक हों, कि वो कानूनों पे बात करें, कि वो हर नियम पे बात करें कि हमारे ऊपर जो लागू होना है वो क्या है। क्योंकि जब तक हमारा देश का नागरिक जागरूक नहीं होगा, तब तक किसी देश का भला नहीं होने वाला। हम कोई भेड़े नहीं हैं कि कोई हाँक लेगा, हमें हाँक के ले जाए। ऐसे तो फिर ये सारा समाज जो है, आपको कहानी याद है ना कि एक बांसुरी बजाता बजाता सारे चूहे जो है कुएं में डाल दिए थे। वो नहीं, ये जो क्रिटिकल अप्रोच है, ये जो जागरूकता है, इस किसान आंदोलन ने कि हमारे लोगों में वो है, और उसको बताया है और उसको कई गुना बढ़ाया है। जिस तरह से इसमें महिलाओं की भागीदारी हुई, जिस तरह से वो, अब कोई महिला तो कहाँ जाती थी, या तो मकान में जाती थी रोने के लिए, इंडिया में अपन भाई मर गया कोई रिश्तेदारी में, वहाँ ले जाते थे, या फिर जो है बाबा जी के डेरे में जाती थी, भाई सत्संग है। और महिलाओं का कौन सा एक्सपोजर है हमारी भारतीय समाज में, सार्वजनिक जीवन में। ये जो इस तबके से इतना बड़े लेवल के ऊपर घरों से निकलना है, ये एक ऊर्जा है, आप ये मानिए, कि जो कि हमारे समाज को पलट के जो इससे मिलने वाला है, उसके बारे में ये तो एक अदृश्य बात है ना। इसको कोई आंकड़े में आप कैलकुलेट नहीं कर सकता, कोई इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर या स्टैटिस्टिक्स। तो ये इम्पोर्टेंट बात मेरे को जो चीज़ नज़र आई। एक और बात है इसी के अंदर ही, ये भी बात एक सबक निकलता है कि देखो भाई, बात ये आंदोलन हो, साल बैठे रहो, जब तक आप जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है
जब तक आप उसको राजनीतिक चोट नहीं पहुंचा सकते या इस क्षमता में नहीं आ सकते, तब तक वो मानने वाली नहीं। ये भी एक इसका सबक है कि हमारे नागरिकों को पॉलिटिकली जागरूक होना होगा। सिर्फ अच्छे नागरिक का ये लक्षण नहीं है कि भैया हेलमेट पहन के जाया करो और लाल बत्ती ना तोड़ियो और वोट डालियो सही टाइम पे, नहीं, यही एक अच्छे नागरिक की पहचान नहीं है। एक अच्छे नागरिक की पहचान हमारी राजनीति की, हम उसकी चाल को पहचानना भी है। ये भी मेरे को उसमें लगा, क्योंकि जिस तरीके से ये आंदोलन कंक्लूड हुआ है उसमें एक ये बहुत बड़ी बात है कि इस मौके पे कि पॉलिटिकल जो समझदारी है, जो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, वो समझने की ज़रूरत है हर नागरिक को। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी यही कहते हैं, आपने क्या लेना जी राजनीति से, आपने क्या करना। राजनीति के प्रति हमारे समाज में एक एवर्सन है, एक चिढ़ है। राजनेताओं के प्रति इतनी नफरत है, चाहे लोग अपने काम के लिए उन्हीं के पैरों में पड़ते हैं, लेकिन उनके, और इस किसान आंदोलन ने देखो पॉलिटिकल क्लास को दूर ही रखा अपने से, जैसे वायरस होता है ना, ये दूर रहो। ये किसान आंदोलन की ताकत है। ये कहाँ से इतनी हिम्मत आ जाती है, जबकि ओम प्रकाश तो अपने आप को किसानों का नेता कहते हैं। कहाँ से ये चीज़ आती है? ये जो जागरूकता है, ये जो अपने होने का एहसास है कि तुम हमारी वजह से हो, वहाँ बैठो, ये एक बहुत बड़ी बात जो है इसके अंदर बात आई है। एक और जो इसमें बात मुझे लगी कि जो इस किसान लीडर्स की जो एकता है, नेतृत्व है, बहुत सारे नेता बने हैं इस दौरान। जैसे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान के नेता थे ना, आप एक नाम लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, फलां फलां, ओ लंबी लिस्ट हो जाएगी। ऐसे किसान लीडर्स की इतनी लिस्ट हो जाएगी आपके पास। आपको लीडर ही नहीं कोई नजर आता तो कहते कोई है ही नहीं यार बंदा, कोई नेता ही नहीं। नेता बनने की फैक्ट्रियां सिर्फ नेताओं के घरों में ही हैं। उन्हीं के बच्चे एमपी, उन्हीं के बच्चे एमएलए, उन्हीं के बच्चे लीडर, उन्हीं के बच्चे। ये जो नेता निर्माण का जो काम है वो वहां पे हुआ है। आम बंदे जिनकी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, जिनका कोई घराना नहीं है, इस आंदोलन ने वो क्षमता पैदा की है लीडरशिप की। और किस तरह से नेतृत्व किया जाता है अपने आप को पीछे रखते हुए। आपने देखा होगा इस आंदोलन के अंदर बहुत सारी चीज़ें। देखो, आंदोलन से सहमति हो ना हो, सीखते तो हैं ही आप सारे उनसे, कोई भी आंदोलन हो, बातें तो चलेंगी। तो ये कि जो आंदोलन है, कि जो इसका नेतृत्व है, उसके अंदर कि जो ये बात समझ में आ गई कि यदि आपने कुछ बड़ा करना है तो ये जो संकीर्णताएं हैं, चाहे सांप्रदायिक संकीर्णताएं हों, चाहे लैंगिक संकीर्णताएं हों। अब हरियाणा वाले कब कहते हैं कि भाई औरतों को तो घर ही रहना चाहिए, अब अपने आप ही ट्रालियों में बिठा रहे थे। चलो, ये जो चीज़ है कि इस आंदोलन ने जितनी भी तरह की संकीर्णताएं थी उसको एक तरह से कम किया है, कमज़ोर किया है, पीछे किया है। सांप्रदायिक संकीर्णताएं हैं कि यार हम सब आदमी हैं, बंदे हैं, कोई किसी तरह से पूजा करता है, कोई किसी तरह से पूजा करता है, ईश्वर तो एक ही है। हमारे उपासना के तरीकों में फ़र्क है, रोटी तो वही खाते हैं सारे। ये जो चीज़ है कि जो धार्मिक सांप्रदायिक संकीर्णताएं और जातिगत संकीर्णताएं, लैंगिक संकीर्णताएं, इलाकाई संकीर्णताएं, आप समझ सकते हैं कि इस किसान आंदोलन पे, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड लेवल का आंदोलन आप सब जानते हैं, पूरे विश्व को इसने प्रभावित किया। इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय अनुगूंज है, और आप देखेंगे कभी आपको सुनेगा कि ब्राज़ील में आंदोलन हो रहा है, वेनेजुएला में आंदोलन हो रहा है, फिर वो धन्यवाद करेंगे भारत के किसानों का कि भी तुमने रास्ता दिखाया था। क्या ये आंदोलन पूरी दुनिया की इस पे नज़र है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया में जो इसकी कवरेज है, और जिस तरह से, क्योंकि नीतियां तो सारी दुनिया में अब यही चल रही है ना, तो जहाँ पे भी पीड़ित होंगे लोग तो दूसरे के अनुभव से सीखते हैं।
4-5 साल पहले जब ये यूनिवर्सिटियों को जिस तरह से होने लगा एजुकेशन में, तो फ्रांस के शिक्षकों ने बहुत बड़ा किया था जी, तो इंडिया में भी उसकी चर्चा हुई थी, हमने भी बातें करी थी कि अच्छा फ्रांस में ऐसा चल रहा है। अपने मतलब की बात तो सब लोग देखते हैं कि हमारी जो समस्या है कहाँ से क्या, ये जो इस किसान आंदोलन का जो स्थानीय तौर पे नेताओं का बनाना और कैसे नेतृत्व बनता है, उसके अंदर किस तरह से त्याग की और उसकी प्रस्थापन की, आत्मस्थापन की बजाय जो हम वाली बात है, जो कहते हैं ना कि मैं से हम और हम लोग, जो कविता में बोला सुरजीत पात्र ने, ये विस्तार है, एक्सटेंशन है सेल्फ की, अब खुद का आत्मविस्तार है। मैं इनमें खुद को ही देख रहा हूँ, ये मेरी बात कह रहे हैं, ये मैं ही हूँ जो बोल रहे हूँ। ये जो आत्मविस्तार है कि मैं नहीं हम, ये इस किसान आंदोलन की जिस तरीके से इसके नेतृत्व की वो दिखी, आम तौर पे इस पे ये लगता रहा कि इसमें तो गुटबाजी है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें हवा में तैरती रहती हैं, लेकिन उनके लीडर्स का आपस में कोई विवाद उस तरीके से महत्वाकांक्षा का या किसी उसका दिखाई नहीं दिया। और यदि कोई हुआ, देखा हमने कई लीडरों को उन्होंने बिठा दिया ऐसे कि भी 1 महीने बाद आइए, पश्चाताप करा अब सस्पेंड कर दिया। सुधार का मौका भी है, ये नहीं है कि भी ठीक है परमानेंटली उसको रद्द कर दिया, नहीं। ये जो इस आंदोलन से सीखने की एक चीज़ मिली, वो भी इसके सबक जो है, जब भी, क्योंकि देखो चेंज तो ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों में इस तरह की शक्तियाँ। एक और मेरे को जो बात लगी कि भी जो हमारा मीडिया चौथा स्तंभ, उसकी तो मेरे ख्याल में जितनी माटी कुटी है बहुत जरूरी था जी। मीडिया और एकेडमिक्स, मीडिया की ये जो चीज़ है कि मीडिया यानी कि है लोकतंत्र के साथ जुड़ी हुई बात, कि जो संरक्षण है, ये जो सत्ता के साथ चिपकने की बजाय जनता के साथ, उसके साथ मीडिया के बारे में बहुत सब लोग जानते हैं, और एक पैरेलल एक तरीके से जो चीज़ खड़ी हुई है आम लोगों के हाथ में, उससे चलाया, उस पर निर्भर भी नहीं रहे हैं, तो ये भी एक बात है। और जितने भी संस्कृति कर्मी हैं, आप देखिए पंजाब के सारे गायक बोतलां दे डट खुल गए, ये गीत गाते थे, तलवार चकलो चकलो बंदूकां, है नहीं, इसमें सब लगे हुए थे और सब वहाँ पाए गए किसानों के साथ सेवा करते हुए, झाड़ू देते हुए, गीत गाते हुए। कैसे उन लोगों की तकलीफ़ों को, उनकी रचनाओं का, उनकी आवाज़ का हिस्सा बन गए, और दया और याचना की तरह से नहीं। एक हरियाणा का बड़ा गीत मशहूर हुआ, थारी तोप कड़ा हम दिल्ली आ गए। ये इसमें ये जो चुनौती है, ये जो रैप है, कितने गीत जो है जिसके अंदर, जो कि दूसरे किसी और काम में लगे हुए थे, जो कि एक ऐसी विनाशकारी वो बना रहे थे चीज़ें, वो इस आंदोलन ने उनको भी रास्ता दिखाया कि भाई उधर नहीं है रास्ता, इधर है, यहाँ जुड़ो। इन संस्कृति कर्मियों को जो कि उपभोक्तावाद के कारण, ग्लैमर के कारण, या पैसे के कारण, या बाजारवाद के कारण जो अपनी कला का सत्यानाश कर रहे थे, उन्होंने उस कला को एक तरह से जनता के संघर्षों के साथ जोड़ा। कोई कलाकार, सिद्धू मूसेवाला से लेकर के, और कौन थे वो जो बंबई वाले जो बैठे रहे वहाँ पे, हैं जी, कंगना रनौत नहीं यार, नहीं, जो पंजाबी गायक है ना, ग्रेवाल, क्या नाम है उनका, चलो जो भी है। तो ये आप देखेंगे यार, इतने बड़े बड़े लीडर, गायक वहाँ पे थे। अब किसी ने कहा भी है कि गुलजार कब आएंगे,
इस किसान आंदोलन कि ये सारा भार पंजाब के जिम्मे क्यों है। किसी ने कहा है, अपने कोई तंज करना चाहते होंगे, लेकिन बहुत लोगों के लिए है ये बात। पर एक किसानों ने, इस आंदोलन ने इसका रास्ता दिखाया है। और देखिए, अभी हम एक मैगज़ीन निकालते हैं देश हरियाणा, उसका भी जो अंक निकला आज़ादी का अमृत महोत्सव, उस टाइम पे जो कविताएं लिखी गई थी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए, उसकी फेवर में, यदि इसको भी उसी तरह से एक आंदोलनों से निकली हुई कविताएं मान लें कि वो कविताएं हमारे लिए क्लासिक हो चुकी हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, वगैरह वगैरह, सब लोगों के उसमें है, याद है। एक तरह से हमारे लिए वो बहुत ही क्लासिक चीज़ें बन चुकी हैं। इस किसान आंदोलन में भी कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर निर्मित हुई हैं जो कि एक तरह से क्लासिक का रूप धारण करेंगी आने वाले समय में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब किसान आंदोलन के जो सबक हैं, बहुत सारे प्रभाव हैं हमारे समाज पे, पॉजिटिव हैं, जो अहिंसा की, न्याय की, सत्य की, ये तीन ही बातें हैं। क्या? न्याय। यदि न्याय नहीं है, ना शांति हो सकती, ना कुछ हो सकता। न्याय प्राप्त करे बिना शांति का मतलब है कि आपने बंदे को बस धक्का दे चुप करा दिया। यदि न्याय नहीं है और शांति चाहते हो, इसका मतलब यही होता है। इसलिए न्यायपूर्ण समाज के लिए और सत्य, सच की लड़ाई। आपको पता है कि भी पिछले 5-7 साल पहले एक वर्ड बनाया इसने, डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड तो हर साल डिक्शनरी छापती है, उसका नाम है पोस्ट ट्रूथ एज। क्या? कि हम ना उसमें रह रहे हैं जिसमें ना झूठ का ही साम्राज्य है। झूठ बोलो, खूब बोलो, बार बार बोलो, झूठ का ही वो है। कहीं पे आप चले जाइए, और झूठ जो है ऐसे बोला जाता है जो सच से भी प्यारा लगता है। महात्मा बुद्ध की हो, कबीर की हो, कितनी महापुरुष की बात हो, उन्होंने सबने सत्य की बात करी कि सत्य को प्राप्त करना मनुष्य का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि रियलिटी से भागता कौन है? सच्चाई किसके फेवर की चीज़ है? इसलिए सत्य की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई मानी गई है, सच्चाई। तो ये सच्चाई और न्याय और उसको प्राप्त करने का तरीका अहिंसा। जिस आंदोलन में ये सब चीज़ें शामिल हों, उसकी बुनियाद पे हो त्याग है भाई। हमारे हरियाणा का समाज है, उस पे इसका कितना असर पड़ा है। मतलब यदि आप उसके अनुभव देखेंगे, यदि किसान आंदोलन में क्या हुआ, कैसे कैसे कारनामे हुए। यदि मैं एक दो आपको एग्जाम्पल दे दूं कि हिसार में एक घटना होनी थी सर, मतलब ये कोई ऐसे ज्ञान की बात नहीं है, सिर्फ नारनौंद का वो था ना बंदा जिसको कुलदीप नाम का, उसमें हिसार का घेराव था, और प्रशासन ने सोचा होगा कि भी सवेरे आवेंगे किसान आराम से 9 बजे नाश्ता नूश्ता करके, तो तैयारी शुरू कर दी। लेकिन पहले दिन ही किसान रातों को ही मोहल्ले में बैठे थे। सवेरे 25,000 किसान वहीं पे थे, 5,000 की उम्मीद थी। रात को ही अपने रिश्तेदारियों में ठहरे हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि सारा प्रशासन जिसके पास इतनी गुप्तचर एजेंसियां हैं और सारी ताकत लगी हुई है, रोड पे बैरिकेड लगे हैं जो नरवाना से रास्ता क्रॉस करता है हरियाणा। और किसानों ने, भाई किसान तो ऐसा है कि एक आदमी वैसे भी निकल जाए ना, सिर फोड़ देगा कि मेरे दाने खराब कर दिए, मेरी फसल खराब कर दी। अपनी खेतों में से कि इधर से निकाल लो। क्या आप बैरिकेड बना के सो गए? और किसान तो पहुंच गए रोहतक से भी आगे खेतों में, को ट्रैक्टर ट्रालियों पर। क्या कमाल है। मतलब यदि आप देखेंगे कि कैसे वहाँ दूध पहुँचता था, कैसे वहाँ सब्जी जाती थी, किस गांव से कितने लड्डू ट्रालियों, कितने ट्राली लड्डुओं की गई,
ये अपने आप में यदि आप इसका अकाउंट रखेंगे तो यार ये जज्बा कहाँ से आता है। हम आंदोलन से अपेक्षा रखते हों, विरोध में हों, समर्थन में, वो हमारे विचार हो सकते हैं, लेकिन लोगों का जो सेवा भाव है, लोगों का जो दूसरों की तकलीफ़ में कि भी यार खाना तो सबको चाहिए ना, लोकतंत्र है भाई, बात ठीक है इनकी जायज़ होगी मान लियो, नहीं तो ना मानियो, क्या बात है। लेकिन ये जो चीज़ है कि ये जो अननेसेसरी के पॉलिटिकल इशू बना करके SYL पे झगड़े हरियाणा के, पंजाब के कृत्रिम ऐसे बने हुए थे, और कितनी सरकारें बन चुकी इसके ऊपर, लोगों ने कुछ नहीं मिला। ये सब चीज़ें यदि आप देखेंगे कि भी किस तरह से हमारे हरियाणा के लोगों ने सीखा है सेवा भाव, लंगर प्रथा, इकट्ठे बैठना, तो वो एक अद्भुत नज़ारा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके सामने कि ये एक सिर्फ आर्थिक या मांगों तक सीमित नहीं, इसने जो प्रभावित किया इसकी दूर तक अनुगूंज है, एक सांस्कृतिक आंदोलन की तरह से, एक पूरे भीतर तक जिसको कहते हैं मानसिक स्तर पे प्रभावित करने वाला आंदोलन ये है, जिसने हमारी कला को, हमारे नीति निर्धारकों को, विदेशों में बैठे हुए लोगों को भी, और दूसरे जो वर्ग आंदोलनकारी हैं उनको भी एक रास्ता दिखाया है कि यदि कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए एक लंबे संघर्ष की, बिना थके निरंतर एक मेले की तरह से बनाओ अपने संघर्षों को। ऐसे टेंस होकर लड़ने की जरूरत नहीं है, हंसदे हंसदे लड़ो। जाते हुए बंदे रो रहे थे कि यार जो पीछे रह गए वो भी, और जो ये जो एक्सपीरियंस है कि वो उनके साथ ही है। इस आंदोलन ने एक तरह से जिसका फल ना आपकी पीढ़ी, अगली पीढ़ी भी भोगेगी, बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं। क्योंकि यदि समाज के अंदर इस तरह से भाईचारा पनपता है, इस तरह से विश्वास बढ़ता है, ऐसे जागरूकता होती है, ऐसे चीज़ें होती हैं, तो उसका हमें मिलता है। यदि जब ये आंदोलन चल रहा है कि भाई सारे ऐसे बैठे हुए हैं, जब आंदोलन चलते हैं इसी तरीके से, नहीं तो आम तौर पे बसों में छेड़छाड़ हो जाती है, पर आंदोलनों में नहीं होगी, आंदोलनों के दौरान नहीं होगी। ये जो चीज़ पैदा होती है, फिर आदत पड़ जाती है ऐसे ही रहने की। क्या मतलब भाई बंदे को 21 दिन कोई काम कर लिया लगातार तो आदत बन जाती है। बड़े बड़े आदतवान जो लोग हैं, जो जिन्होंने आदतों का ही व्यापार खोल रखा है, कैसे आप आदत बनाएं, हंसे कैसे, सवेरे सवेरे हंसाने वाले, जिनका यही बिजनेस है कि भाई लाइफस्टाइल बनाने वाले बहुत खुल रहे हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि यार 30 दिन कर ले लगातार बस। क्यों? फिर नहीं जरूरत है, कहता है फिर तेना आदत पड़ जाएगी। मतलब यही कहते हैं। ऐसे ही चुटकुला आता था एक, ऐसा चुटकुला ही आता था, कहता है भाई तेरी हाथ दिखाने चला गया बंदा, कहते तेरी हाथ उसमें ना 28 साल की उम्र तक बड़े दिहाड़े हैं, बहुत संकट है। कहता फिर तेरे को आदत पड़ जाएगी। तो ये तो जब हम किसी एक चीज़ को एक्सरसाइज कर रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस में हमारी, तो हमारा व्यक्तित्वांतरण हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। तो एक इस किसान आंदोलन ने भी उसी तरह की चीज़ें हमें दी हैं, और एक ऐसी शुद्ध भावना से, त्याग के साथ कि मुझे इसमें जब कुछ प्राप्त नहीं करना है, देना है, ये भाव जब हमारे अंदर आता है तो हमारे बहुत सारे मैल, बहुत सारी बुराइयां जो हम सब में होती हैं, आदमी है ना हम, और जो हमारे बाहर जो बाजार के पूंजीवाद के जो प्रभाव हैं, लालच के, ज़्यादा से ज़्यादा संचय करने के, इसकी जेब में से भी निकाल के यहाँ रख लूँ, ये सब ना कम हो जाते हैं। हम ना मनुष्य बन जाते हैं, बंदे बन जाते हैं जिसको हम कहते हैं। तो ये एक इसी तरह का आंदोलन था, मैं तो इसी रूप में देखता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात सुनी। और क्रम को आगे बढ़ाते हुए शिरांगी को आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ आए और अपने विचार इस टॉपिक पे इस पर प्रस्तुत करें। मैं आशीष, आज आपको जैसे सर ने बताया कि किसान आंदोलन की जितनी जानकारी हम सबको थी, उससे ज़्यादा जानकारी सर ने हमारे को दी है, और इसके लिए मैं सर का धन्यवाद करता हूँ कि इतनी अच्छी उन्होंने हमारे को बात बताई।
और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, किसानों के जो 3 बिल थे उनकी वापसी थी, और जो खेती का जो कमर्शियलाइजेशन जो सरकार करना चाहती थी उसके विरोध में ये जो आंदोलन था ये शुरू हुआ था। और उसके साथ साथ इस आंदोलन ने उस चीज़ को तो पूरा किया ही किया, और उसके साथ साथ इस आंदोलन ने जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हर किसान को, उसके साथ साथ इसमें महिलाओं को भी एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जिसमें वो अपनी यहाँ तक की बातें भी वो वहाँ रखती थी। एक मंच बना, हर शहर में जितने भी टोल टैक्सीज थे उस पे एक मंच बनाया गया, और वहाँ पे हर तरह की कल्चरल एक्टिविटी वहाँ पे होती थी जिसमें महिलाओं की भी भागीदारी मुख्य मानी जाती थी, और हमने ये देखने को भी मिला था। इस मूवमेंट ने किसानों को जिसे अनपढ़ माना जाता था उसको एक मैनेजमेंट सिखाया, उसको एक मैनेजर की तरह काम करना सिखाया। और जैसे खाने का इंतज़ाम करना है, कोई किसको आज कहाँ रैली करनी है, कहाँ स्पीच देना, इसका इंतज़ाम करना है, तो हर तरह की बात इस आंदोलन से निकल के आती है कि भी किस तरह से मैनेजमेंट होती है, किस तरह से हमें एकता जो थी हमारी उसको प्रमोट किया। जो राजनीतिक जहर जो अपने अपने स्टेट में राजनेता घोलते थे, एक दूसरे के बारे में गलत बोलते थे, वो जो लोग अलग अलग स्टेट के लोग एक दूसरे से मिले तो उन्होंने आपस में बात की, और तो उनका जो मन मुटाव था जो था ही नहीं, जो वैसे ही बनाया गया था, उसको दूर किया उन्होंने। और एक एकता का, एक संघर्ष का कि यदि आपको अपने अधिकारों को पाना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे वो एक छोटे लेवल पे हो या एक बड़े लेवल पे हो, जैसे जिस तरह की आपके अधिकार हो आपको उसके लिए पाने के लिए आपको संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। तो ये इस आंदोलन में यही सिखाता है। थैंक यू। मैं हमारे MA बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट गौतम को इनवाइट करती हूँ। वो अपने टॉपिक है इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स ऑफ फार्मर प्रोटेस्ट, उस पर अपने विचार रखेंगे। And I'll be discussing about the economic effect from farmer protest. Week-long farmer agitation caused a supply and logistic disruption in several parts of our country, resulting in daily loss of 3,000 to 3,005 crore according to the estimation of Associate Chamber of Commerce and Industry. The ongoing standoff between the center and farm body, if not resolved, may impinge on the economy, which is already struggling to get the growth trajectory amid the COVID-19 pandemic. The size combined economy of the Haryana, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir and Punjab are 18 lakh crores. With the protest ongoing, the economic activity have came to halt. Industry like textile, auto components, markets, sports good markets which cater the export market will not be fulfill their orders, and this will harm our goodwill in international market. If economy need to double down, it is possible only way with a conducive environment. Like industry have to be given a safe road to communicate, and it lead to the 50% more time and distance for movement of goods about that, and 10 to 8% of logistic cost. And at the end, I'll be saying that the government and the farmers should have work along if we want to grow our economy. Not in the national level, up to the international level. If we have to grow, we have to work together. Thank you. थैंक यू सो मच। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी प्रोफेसर संजीव बंसल सर को कि वो यहाँ आए और अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। एक ही मुख्य वक्ता को बुलाया था क्योंकि हमें पता था कि ये जब बोलते हैं फिर बाकियों के लिए कुछ रहता नहीं बोलने के लिए। आज से 37 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब एक हिंदी मीडियम स्कूल में एक ही क्लास में थे हम दोनों। कभी कभार डिबेट्स होते थे स्कूल में, तब भी ये जब बोल जाते थे फिर हमारे लिए कुछ बचता नहीं था। तो आज भी लगभग वही स्थिति है। कंग्रेचुलेशंस डॉक्टर सुभाष
ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 2-3 ऑब्जर्वेशंस, हालांकि सब कुछ कह चुके हैं सर। सबसे पहले एक बार तालियां हो जाएं। इट इज़ अभी सुन तो लो, पहले ही हो जाती था। So I consider it as it complete climb down by the Union government in the face of incredible resoluteness of the agitating farmers. Complete climb down. So it's a time of celebration, definitely. पहली हार ये नियो लिबरलिज्म की है, डेफिनेटली। Please note this point, very important. क्योंकि नियो लिबरलिज्म का एक मुख्य एजेंडा ये हमेशा से रहा है कि इंडियन एग्रीकल्चर, नॉट ओनली इंडियन एग्रीकल्चर को कॉरपोरेट घरानों के सबसर्विएंट कर दिया जाए, और ये लॉज, तीनों लॉज इस एजेंडा को प्रमोट कर रहे थे। क्योंकि कॉरपोरेट एनक्रोचमेंट के बाद ये पक्का है, सरकार कितना शोर मचाती रहे कि भाई हमने तो मार्केट फेलियर ठीक कर दिया, बीच में से मिडल मैन हटा दिए, लेकिन मार्केट फेलियर ठीक नहीं करा, मार्केट फेलियर तो क्रिएट कर दिया आपने। दो अनइक्वल बार्गेनिंग पावर के लोग आमने सामने कर दिया। सो डेफिनेटली कॉरपोरेट्स विल पास ऑन लॉसेस, costs to the farmers and never the profits। ऑब्जेक्टिव एक ही है जो इम्पीरियलिज्म का ऑब्जेक्टिव है कि भाई जितने भी सोर्सेज हैं फूड्स के, रॉ मटेरियल के, उनको कॉर्नर कर लो, फॉसिल फ्यूल्स के सोर्सेज कॉर्नर कर लो। और ये तो अब हद ही हो गई कि पैटर्न ऑफ लैंड यूज़ ही बदल दो। भाई फूड ग्रेन्स तो है, रिच मेट्रोपोलिस के पास फूड ग्रेन्स हैं, वो चाहते हैं कि इंडिया तो हमसे खरीदे फूड ग्रेन, ये क्यों उगाएं। अब हर्डल है कि भी एमएसपी है यहाँ, तो इस एमएसपी को ख़त्म करो। तो कह दिया जी अच्छा ऐसा है, अल्टरनेट देते हैं आपको, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो ना, प्राइवेट सेक्टर आपको ज़्यादा दिस दैट रोज़ी पिक्चर। ये किसान तो बेवकूफ़ हैं, इनको क्या समझ आनी है, लेकिन वो समझ गए। एक अल्टरनेट गवर्नमेंट ने दिया, एक अल्टरनेट किसानों ने दे दिया कि नो वी डोंट एक्सेप्ट इट। ये तो आप कॉलोनलिज्म, जो वेपन्स यूज़ हुए इंडिगो के वक्त, कॉटन के वक्त, ओपियम के वक्त, फिर से वही इस्तेमाल कर रहे हो। डिमांड फूड ग्रेन्स की कम नहीं कर सकते आप, फिस्कल ऑस्टेरिटी मेजर्स लेकर भी नहीं कर सकते। पता है प्राइस इनइलास्टिक है डिमांड, तो फिर वही सप्लाई साइड पर चोट पहुंचाओ। इतना मजबूर कर दो किसानों को कि फूड ग्रेन उगाएं ही नहीं, वो फसलें उगाएं जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में उगती हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड को चाहिए, वो उगाएं। फूड ग्रेन तो इंपोर्ट करें। तो हिडन एजेंडा समझ गए किसान। और अगर ऐसा हो जाता, बहुत सारे पॉजिटिव इकोनॉमिक आर्गूमेंट्स दिए जा सकते हैं, फार्म बिल्स के पक्ष में दिए जा सकते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है और इंटेंशंस की बात आती है तो ये बिल्कुल गलत था। और गर्व इसलिए होता है कि ये इतना बड़ा डायरेक्ट एक्शन और इतने लंबे समय तक पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ। क्योंकि आजकल इनडायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह गए हैं कि आप फिर नई पॉलिसीज़ लाएं और दिस और दैट, और फिर आपके खिलाफ सैंक्शंस लगें। तो वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स देखिए कितना यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखा, क्योंकि वो सब चाहते थे कि ये तो फेल होना नहीं चाहिए था, ये कैसे सक्सेस हो गए किसान। तो इट्स ए टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। और एमएसपी अभी ये ख़त्म चीज़ हुई नहीं है, ये लीगल स्टेटस
मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि नाउ दे आर ए ट्रांसफॉर्म्ड lot. So let us again give a big round of applause to all the farmers. आप सर, आज के कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सबका, एंड मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर अर्चना चौधरी मैम को इसके लिए। प्लीज़ मैम। गुड आफ्टरनून टू ऑल। अर्थशास्त्र विभाग की ओर से हमारी चेयरपर्सन प्रोफेसर नीरा वर्मा, प्रोफेसर संजीव बंसल, प्रोफेसर अशोक चौहान, दारा सिंह जी, मेरी तरफ से और हमारे सभी विद्यार्थियों की ओर से आज मैं प्रोफेसर सुभाष सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हमारे बीच आए और इतने महत्वपूर्ण विषय पर जो है वो हमारा ज्ञानवर्धन किया। और उन्होंने, क्योंकि अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से तो हम काफ़ी हद तक चीज़ों को समझते हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो कैसे इतिहास की अलग अलग कड़ियों के साथ जोड़ के हमारी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की है कि सिर्फ एक आर्थिक पहलू ही नहीं होता किसी समस्या का, उसका जो है वो सामाजिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक जो पहलू हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो सुभाष जी, आपका आज हमारे बीच पधारने का और हमारा इतना ज्ञानवर्धन करने का, हमें विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने का, और ये जो प्रथा हमारे डिपार्टमेंट की ओर से सीनियर प्रोफेसर्स द्वारा एक प्रारंभ करने का प्रयास है, मुझे लगता है कि ये आपके इस भाषण से जो है या आपके इस विचार मंथन से जो है इसको गति मिलेगी और डेफिनेटली सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें एक अपना इन्वॉल्वमेंट और कनेक्शन पाएंगे और जो आपने उनके लिए मुद्दे छोड़े हैं वो उन पर आपस में बैठ के बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने बार बार कहा कि हमारी बहुत सी चीज़ों से असहमति भी हो सकती है, लेकिन हाँ, हर चीज़ के क्या फ़ायदे या नुकसान हैं, उसके क्या पहलू हैं, वो हमें सोचने पर आपने जो है वो मजबूर कर दिया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, अभिनंदन, आप हमारे बीच में आज आए और हम सबको जो है वो हमारे साथ अपने विचार आपने साझा किए। थैंक यू सो मच।